अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के और उनकी क्या खासियत है, ये आज हमें देखना है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये अच्छे से देखना है और उसे रिवाइज करना है और नोट्स प्रिपेयर करते हुए जाना है। तो ये शुरुआत करते हैं इतिहास की सच्चाई स्टडी धावक के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, टेबल टाइप के बना लीजिए। एक साइड में लिखना आप हड़प्पा के शहर। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा कि प्रमुख शहर करके, ठीक है। फिर एक तरफ को आप हेडिंग डालिएगा शहर, हड़प्पा के जो प्रमुख शहर है उनके नाम। ये इसका थोड़ा लगभग इतना बनाना आप। और इसकी स्थिति यानी कि जोग्राफिकल कंडीशन क्या है इसकी, ये किस एरिया में है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ठीक है। सेकंड में लिखना स्थिति, इसको थोड़ा बड़ा बनाना। फिर लिखना आप यहाँ पर को इसके खोजकर्ता, यानी कि उस प्रमुख शहर की खोज किसने करी। और एक लिखना नदी, यानी कि कौन सी नदी के किनारे है। और आखिरी नहीं, नदी किनारे नहीं, ये इसी में लिखवा लेंगे। लास्ट में जो सबसे बड़ा पार्ट है उसमें लिखना विशेषताएं। विशेषताएं इस टाइप की एक टेबल बना लीजिए जल्दी से अपने कॉपी में। बना लिया आपने इस टाइप की टेबल। सबसे पहले आप शहर लिखते जाइएगा। दो शहर तो मैंने आपको बता दिया है, बट आप इसको यहाँ पर भी लिख लीजिए। पहला आपका शहर है हड़प्पा। पहले शहर में नाम लिखना हड़प्पा। हड़प्पा की स्थिति मैंने आपको लिखवा दी थी कि हड़प्पा कौन सी इलाके में आता है। मैंने बताया था हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों ही भारत में नहीं आते, ये कहाँ आते हैं, पाकिस्तान में। तो देश लिखना पाकिस्तान। पाकिस्तान के पाकिस्तान के कौन से प्रांत में आता है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में आता है, ठीक है। मोंटगोमरी जिले में, ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, जिले में। तो देखो स्थिति क्या है, पाकिस्तान में, देश है पाकिस्तान। देखो जैसे हर हमारा देश है, हमारे देश में बहुत से स्टेट है, 28 स्टेट है और बाकी 19 स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यहाँ पर भी पहले हम देश देखेंगे, उस देश के अंदर कौन सा प्रांत, प्रांत का मतलब होता है राज्य, उस राज्य में कौन सा जिला। पंजाब क्योंकि पाकिस्तान में भी आता है। पहले जब हमारा भारत टूटा नहीं था तब पंजाब का इलाका बहुत बड़ा था, बट डिवाइड होने के बाद आधा पंजाब वहां चले गया। तो उसी पंजाब का एक राज्य, जैसे कि हमारे वर्तमान में जम्मू सॉरी वर्तमान में जैसे कि आप राजस्थान, राजस्थान का कोई राज्य, राजस्थान राज्य का कोई जिला, तो उसी तरह से हम देखने पाकिस्तान देश, पाकिस्तान देश का पंजाब राज्य और पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में ये पड़ता है। इसका तो आपको एनी हाउ याद रखना ही रखना है कि इसकी पूरी कंडीशन, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब भी पूछा जाएगा, कौन सा देश, कौन सा प्रांत और कौन सा जिला, इन दोनों को तो खासकर याद रखना है। और कौन सी नदी के किनारे में है, ये रावी नदी के, रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर ये पड़ता है, ठीक है। रावी नदी कौन सी, आपको पता ही होगा ना, सिंधु की सहायक नदी पड़ती है। सिंधु की जो ये सहायक नदी आती है भारत से, तो ये इसकी सीधी सी बात है, अब ये इसके बाएं तट पर होगा, क्योंकि बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पड़ता है वो भारत के कौन सा हैंड साइड पड़ता है, लेफ्ट ना, तो इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर। इसकी खोजकर्ता कौन है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ब्रैकेट में लिखना है 1921 में, दयाराम साहनी 1921। विशेषताएं जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, जो वो चाहे पर्टिकुलर मोहर मिली हो, वहां वो जो ड्रेनेज सिस्टम मिला हो, जो घर वहां मिले हो, जो समाज मिला हो, जो व्यापार की प्रणाली हमने देखी थी, वो सब इसमें विशेषताएं आएगी। इसी कोई पर्टिकुलर ऐसी विशेषता नहीं है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, तो किसी पर्टिकुलर विशेषता के रूप में हम हड़प्पा को नहीं देखते हैं। हड़प्पा में हर तरीके की विशेषताएं जो मैंने आपको लिखवा दी है। अब सेकंड चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में। देश दोनों का एक ही है, ठीक है, पाक के, पाकिस्तान, ठीक है, पाक के सिंध प्रांत के, ठीक है। वो कौन सा प्रांत था, वो तो पंजाब। लेकिन देखो यहाँ राज्य चेंज हो जाता है, देश तो एक है लेकिन राज्य चेंज होगा।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, अब राज्य अलग है तो ऑब्वियसली बात है जिला भी अलग ही होगा, तो सिंध में जो जिला है उसका नाम है लरकाना, लरकाना जिले में। तो इन दोनों की तो कंडीशन आपको याद रखनी ही रखनी है। पाकिस्तान देश एक ही है, बस अब यहाँ पे राज्य चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, सिंध राज्य के लरकाना जिले में, अब प्रांत अलग है तो उसका जिला भी अलग ही होगा, तो लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है, ये पड़ता है दाहिने तट, क्योंकि सिंधु नदी बहुत बड़ी हो रही है, पाकिस्तान को भी पूरा पानी प्रोवाइड करती है, तो उसके दाहिने तट पर ये पड़ता है, ठीक है। देखो इससे आपको इजी भी हो गया, सिंध प्रांत सिंधु नदी, दोनों में सिंधे सिंध आ रहा है, सिंधु नदी से सिंध प्रांत याद कर लेना। मैंने क्या बताया था, इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा जो इसका जिला है या बहुत बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। अब इससे आपको याद आएगा कि इसको सिंधु सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा जो साम्राज्य है एक सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, तो इससे एक चीज क्लियरिटी हो गई कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब सिंधु से सिंध प्रांत, अब सिंधु नदी में मोहनजोदड़ो है तो सिंध प्रांत में भी मोहनजोदड़ो है, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करके बना सकते हैं। और इसकी खोज कब हुई और किसने करी थी, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बताइए। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने कब की थी, 1922 और 23, दो है बट अभी आप 22 ही लिखिए, ठीक है। 1922 विशेषताएं भी वही सब जो मैंने आपको लिखाई थी, चाहे वो इसका महान स्नानागार हो, अन्नागार हो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे हो, मूर्तियां हो, सब आ गई है। बस इसमें आप स्पेशलिटी क्या लिख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, ऐसे मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहते हैं। क्यों कहता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये आप इसकी एक विशेषता लिख सकते हैं, वैसे आपने लिखाया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लिखो, फिर हम अगले शहरों को देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें जिन्हों जो लिख नहीं पाए हैं। अब नेक्स्ट शहर है आपका चनहूदड़ो, चनहूदड़ो नेक्स्ट शहर का नाम है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो कहाँ है, अब इनका आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सा प्रांत है कौन सा जिला है, सिर्फ देश का नाम याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, देश, और अगर हमारा देश है तो उसका कौन सा राज्य है। चनहूदड़ो में ज्यादा याद इसलिए नहीं रखना है क्योंकि ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का कौन सा राज्य है ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूछता नहीं, बस ये पूछेगा कौन से देश में है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान। चनहूदड़ो भी पाकिस्तान में है, हाँ इतना मैं बता सकती हूँ। ये भी मोहनजोदड़ो के आसपास में ही है, इसका भी वही इलाका है जो मोहनजोदड़ो के, यानी कि सिंध प्रांत में, ये भी सिंध प्रांत में, इतना और लिख सकते हो आप, सिंध प्रांत में, ठीक है। दोनों ही एक ही प्रांत में पड़ते हैं, सिंध प्रांत में। और इसकी नदी कौन सी है, सिंधु नदी, जैसे उसकी सिंधु नदी थी ना, ये भी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, इसमें देखो दो पूछा जाएगा, पहले कौन से देश में, पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान से सिंध प्रांत को रिलेट कर देना। दूसरा पूछा जाता है नदी, कौन सी नदी के तट पर बसा, ये तो हर इस जगह के लिए पूछा जाएगा। सिंधु के जो भी शहर है उसके लिए पूछा ही जाएगा कि कौन सी नदी के तट पर है, तो नदियों का नाम याद रखना है। ये भी सिंधु नदी के तट पर है, जैसे मोहनजोदड़ो की स्थिति वैसी चनहूदड़ो की स्थिति, ठीक है। अब इसके खोजकर्ता लिखिएगा, एन जी मजूमदार, एन जी मजूमदार, टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, एन जी मजूमदार इसके खोज करता है। इसकी विशेषता मैंने आपको लिखवाई थी, बताई थी, शायद आपने नहीं लिखी है तो यहाँ लिख लीजिएगा। नंबर 1, यहाँ कौन सा कारखाना मिला, मैंने आपको बताया था, यहाँ दो सबसे बड़े कारखाने मिले हैं, तो लिखना यहाँ मनके और गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, यहाँ मनके व गुड़िया बनाने का कारखाना मिला। और यहाँ से लिपस्टिक भी मिली है, मैंने बताया था, लिपस्टिक, और यहाँ से लिपस्टिक मिली है। अब नेक्स्ट है आपका लोथल, नेक्स्ट लिखना लोथल। इसका मैं देश नहीं लिखा रही हूँ क्योंकि राज्य से ही आपको समझ में आ जाएगा, गुजरात, और गुजरात अब भारत में ही है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है गुजरात, तो गुजरात में पड़ता है ये, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जो भी भारत में पड़ते हैं उनका राज्य जिला याद रख लेना, और नदियां तो सभी की याद रखनी है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगबा नदी के किनारे में,
भोगभा, भोगभा नदी के तट पर, ठीक है, भोगभा नदी के तट पर 1957 में की थी रंगनाथ राव ने। सिर्फ आप वो लिखो, खोजकर्ता वो लिखने की जरूरत नहीं है, रंगनाथ राव ने। इसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं बताया था, जो कि मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। लोथल की देखो, एक तो मैंने एक दो चीज शायद बताई थी कि यहाँ पर धान की भूसी मिली है, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ कृषि वाली में। यहाँ धान की भूसी मिली है, यहाँ पर चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, यहाँ पर कुत्ते की एक कब्र मिली है जो उसके सेवक सॉरी उसके मालिक के साथ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहाँ पे को गोदीवाड़ा मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट गोदीवाड़ा लिखना। यहाँ अभी बताती हूँ ये गोदीवाड़ा क्या होता है। यहाँ गोदीवाड़ा, यहाँ गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा के ब्रैकेट में लिखना। अच्छा, किसी को पता है गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह मतलब ऐसी जगह में जहां पर कोई जहाजों को उतारा और चढ़ाया जाता है, यानी कि जहां से सामान जहाजों में, जैसे कि आप स्टेशन समझो, जैसे बस स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, वैसे जहाजों का स्टेशन होता है बंदरगाह, जो कि नदी के तट के किनारे पर होता है। तो यहाँ गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि यहाँ पे को बंदरगाह मिला है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लोग बाहरी लोगों के साथ व्यापार करते थे। ये भी एक कनेक्शन बिठाता है कि ये लोग भारी लोगों के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करते थे, जहाजों से व्यापार करते थे। और जब जहाजों से बड़े स्तर पर व्यापार होगा तो सीधी सी बात है बंदरगाह की जरूरत पड़ेगी। अगर छोटा मोटा व्यापार होता है, छोटी मोटी कश्तियों के सारे कहीं से भी ले जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदरगाह बनाया गया। इसका मतलब ये क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाया जाता था और पहुंचाया जाता था, जिसके लिए क्या जरूरत पड़ी? बंदरगाह की। तो यहाँ गोदीवाड़ा मिले हैं। और नंबर 2, यहाँ जो यहाँ मोहरें मिली है, यहाँ लोथल पे जो पर्टिकुलर मोहर मिली है, उस मोहर में जहाज का चित्र मिला है, जिससे हमें क्या पता चलता है ये लोग जहाज से व्यापार करते थे। तो सेकंड लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ मिलने वाले मोहरों में जहाज का चित्र अंकित है, ठीक है। यहाँ कैसे वाले मोहर मिलते हैं? जिसमें जहाज का चित्र है। इसी से हमें क्या पता चलता है ये लोग व्यापार करते थे। और यहाँ से हमें क्या मिला है? बंदरगाह, जिसे गोदीवाड़ा कहा गया। गोदीवाड़ा नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिला। अब आपको ये नहीं पता गोदीवाड़ा का क्या मतलब है, तो कैसे आप टिक लगाएंगे? ठीक है, तो गोदीवाड़ा नाम याद रखना है। ठीक हो गया। और देखो बंदरगाह लोथल में क्यों मिला हुआ? क्योंकि लोथल कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद, जो कि वर्तमान में भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां से व्यापार किया जा सकता है। मतलब दूसरे देश से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अच्छी जगह है। इसके आगे आपको पता ही है, फिर समुद्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं आपका रोपण। रोपण पड़ता है आपके पंजाब में। पंजाब भारत वाला पंजाब, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन होगा ब्रैकेट में भारत लिख लेना, पंजाब। इसकी खोज की है यज्ञदत्त शर्मा ने। अच्छा, ये कौन कौन सी नदी के किनारे में है? तो ये है सतलज नदी के किनारे में, सतलज नदी, ठीक है। तो भोगपा पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर पड़ता है, ठीक है। यज्ञदत्त सॉरी, हाँ ये यहाँ हो गया, ये इस तरह, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। अब इसके क्या वो है, इसमें बस एक चीज ये फेमस है कि रोपड़ से हमें बढ़िया किस्म का जौ मिला है। मैंने कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस, क्योंकि वर्तमान में पंजाब भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए। हरित क्रांति कहाँ हुई थी? पंजाब में। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। पंजाब में क्या पड़ता है? रोपड़। तो जैसे ही पंजाब कृषि के लिए फेमस है, वैसे रोपड़ किसके लिए फेमस है? कृषि के लिए। तो लिख लीजिएगा, जौ तथा कृषि के लिए प्रसिद्ध, तथा कृषि हेतु प्रसिद्ध। चौटे ले, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखना, अब नेक्स्ट लिखिएगा कालीबंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थिति लिखना है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे में। खोज करता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने क्या बताया था? कैसे सभ्यता खत्म हुई? एक रीजन बताया था ना, जिसको याद है, कल बताया था मैंने। अमलानंद घोष ने कौन सा रीजन बताया था? कमेंट करो, ठीक है। तो कालीबंगा का पड़ता है आपके राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे में। खोज करता है अमलानंद घोष। कालीबंगा क्यों फेमस है?
कालीबंगा इसलिए फेमस है, इसे प्रारंभिक हड़प्पा शहर भी कहा जाता है। प्रारंभिक हड़प्पा शहर का मतलब यह है कि हड़प्पा शहर की स्टार्टिंग एकदम से नगरीय विकास के रूप में नहीं हुई थी। यानी कि जो 3750 ईस्वी पूर्व का जो समय था, 3750 ईस्वी पूर्व का जो समय था, इस टाइम से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। देखो जब भी शुरुआत होती है ना, तो उसकी शुरुआत छोटे लेवल से होती है, बेसिक लेवल से होती है। तो इस टाइम पर जो शहर थे, उस टाइम में सिर्फ 3 एक प्रमुख शहर थे, कालीबंगा, आमरी और कोटदीजी। कालीबंगा, आमरी और कोटदीजी यही प्रमुख शहर होते थे जो कि ग्रामीण अवस्था में थे। इस टाइम पे ग्रामीण अवस्था चल रही थी। धीरे धीरे इन लोगों ने ग्रामीण अवस्था को नगरीय अवस्था में बदला था, क्योंकि हम लोगों ने नगरी इसलिए पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट नगरी है, नगरी से ही ज्यादा सवाल बनते हैं, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बीए वाले कुछ बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनके उसमें ये पूछा जाएगा प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का, तो आप उसे देख लेना। बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर मेन हड़प्पा सभ्यता का ही पूछा जाता है। लेकिन हाँ, कालीबंगा क्योंकि अभी वर्तमान का भी शहर, मतलब कि नगरीय समुदाय का भी शहर है, तो इसके लिए पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की और क्या खासियत है। यानी कि कालीबंगा को प्रारंभिक हड़प्पा शहर भी कहा जाता था, तो आप उसे राइट कहेंगे, क्योंकि कालीबंगा को हम अभी भी पढ़ते हैं, बट हम आमरी को अभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आमरी जो है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता था और वहीं पे खत्म हो गया था। ठीक है, तो प्रारंभिक से जब वो शुरू होकर 1900 प्रारंभिक से जब वो शुरू होकर नगरीय विकास में आया था, तो हम नगरीय विकास का ही पढ़ते हैं। तो कालीबंगा क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा शहर है। तो लिखना प्रारंभिक हड़प्पा का शहर, प्रारंभिक हड़प्पा शहर, प्रारंभिक हड़प्पा शहर है। ठीक है, जो स्टार्टिंग का हड़प्पा शहर है कालीबंगा। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली पड़ता है आपके हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के हिसार में, हिसार में, हरियाणा के हिसार में पड़ता है आपका बनवाली, सरस्वती नदी के किनारे पर। और इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट, जिसे आर एस बिष्ट के नाम से जानते। रविंद्र सिंह बिष्ट या आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी बनवाली। बनवाली भी आपका फेमस है, वही जैसे पंजाब फेमस था कृषि के लिए, बनवाली भी फेमस, सॉरी रोपण जो कि पंजाब में है, और पंजाब और हरियाणा का दोनों का मिला जुला स्वरूप है, दोनों ही कृषि के लिए फेमस है, तो उनके वहां मिलने वाले शहर भी प्रारंभिक में कृषि के लिए थे। तो बनवाली से भी हमें बढ़िया किस्म के जौ और बढ़िया किस्म की और फसलें वगैरह मिलती हैं, तो ये भी कृषि के लिए फेमस है। ठीक है, बनवाली भी किसके लिए है, कृषि के लिए, कृषि हेतु प्रसिद्ध। और बनवाली से हमें हल भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ से हमें लकड़ी का हल मिलता है। एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी कि वो रोपण से है या बनवाली से, एक बार आप कंफर्म करके लिख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि जो हल मिला था लकड़ी का वो बनवाली से मिला था या रोपण से मिला था। एक बार आप चेक करके फिर लिख लीजिएगा कि जहां तक मुझे याद है बनवाली से हल मिला था। लास्ट है आपका धौलावीरा। धौलावीरा भी आपका पड़ता है गुजरात में, लूनी नदी के तट पर। आर एस बिष्ट, इसकी खोज भी आर एस बिष्ट ने की है। धौलावीरा के भी कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले धौलावीरा का इंपॉर्टेंस ये है कि धौलावीरा को तीसरा मतलब धौलावीरा एक ऐसा शहर है जिसे परकोटे से ढका गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखना, परकोटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, परकोटा का मतलब होता है दीवार, यानी कि सुरक्षा प्राचीर इसे कहते हैं हम लोग, सुरक्षा की दीवार। तो धौलावीरा ऐसा ही शहर है जिसे सुरक्षा की दीवार से ढका गया था। तो लिखना, इसे परकोटे से ढका गया था, इसे परकोटे से ढका गया था। हो सकता है कि यहाँ पे समृद्ध लोग रहते होंगे। इसे परकोटे से ढका गया था, ढका गया था, नंबर 1। नंबर 2, धौलावीरा के शहर को 3 पार्टों में बांटा गया है। लिखना है, धौलावीरा में जो शहर मिले हैं, धौलावीरा के शहरों को 3 पार्ट में बांटा है। जिसे एक कहा जाता है उच्च शहर, मध्य शहर और निचला शहर, मतलब कुछ इस टाइप से, उच्च शहर, निचला शहर, मध्य शहर, मध्य शहर, निचला शहर। तो इस तरीके से धौलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका नाम है, एक है किला, किला, नंबर 2 है मध्य शहर, मध्य शहर, और तीसरा है निचला शहर, निचला शहर। तो ये है 3 पार्ट्स में, किला, मध्य शहर और निचला शहर। ये जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, बनवाली से मिला है वो हल, ठीक ना, लकड़ी का हल मिला है, लकड़ी का हल। और एक और इम्पोर्टेंट,
यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे सिंधु सभ्यता को हम लोग जानते हैं उसकी ड्रेनेज सिस्टम से सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, बट वो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं था। तो ये लिखना बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था, तो लिखना जल निकास प्रणाली का अभाव, जल निकास प्रणाली का अभाव। तो यहाँ क्या था, जल निकास प्रणाली का अभाव था। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों यही कंप्लीट होता है आखिरकार हमारा पूरा हड़प्पा सभ्यता। मिसलेनियस में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। नंबर 1, ये मैंने आपको बता दिया था, लोहे की मैंने आपको कहा था लास्ट में, को लिखवा दूंगी तो लिख लीजिएगा। इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इस सभ्यता वाले को लोहे का ज्ञान नहीं था, सारी धातुओं को जानते थे लोहे को छोड़कर, एक्सेप्ट लोहा। ठीक है, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के जो बर्तन बने हैं वो मिट्टी के बने होते थे, सादे होते थे, कुछ में डिजाइनिंग होती थी। तो लिखना यहाँ के बर्तन मिट्टी के बने होते थे, कुछ सादे होते थे और कुछ में डिजाइनिंग होती थी। ठीक है, यहाँ के मिट्टी के बर्तन बने होते थे जो कि सादे और डिजाइनिंग होते थे। सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं, यहाँ पर कांसे के और धातुओं के भी बर्तन पाए गए हैं, ज्यादातर पाए गए हैं वो है मिट्टी के बर्तन। और नंबर 3, यहाँ जो हथियार मिले हैं, जो इन्होंने अपने आत्मरक्षा के लिए थोड़े बहुत हथियार बनाए थे, वो किसके थे, तांबे और कांसे के, तांबे और कांसे के हथियार होते थे। हथियार किसके होते थे, तांबे प्लस कांसे के, तांबा व कांसा, तांबा और कांसा के क्या होते थे, यहाँ हथियार होते थे। तो दोस्तों अगर कुछ भी अगर छूटा है आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। बाकी लगभग लगभग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, जितना भी आपसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। देखो अभी आपको क्या करना है, अब आप अच्छे से समझ चुके हैं, देख चुके हैं, अब आपको एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद आप क्या करना है, सिंपली गूगल में सर्च करना, सिंधु सभ्यता, टॉपिक डालना और लिखना क्वेश्चन आंसर, बस आप इतना डाल दीजिएगा, सिंधु सभ्यता क्वेश्चन आंसर। साथ में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन आंसर, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो उसमें क्या होगा, कोई भी वेबसाइट खोल लेना, उसमें क्या है, जितने भी अभी तक का क्वेश्चन आंसर है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड उसे लगाते जाना है आपको। बस सिंपली क्या करना है, उसको खोलना, उसको गूगल में सर्च करके खोलिएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने देख लिया तो अब आपको आ जाएगा, बस आंसर लगाते जाइए। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आ रहा है, वो आपने समझ लिया है और अब आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। जब आप आंसर लगा पाएंगे तो इससे आपकी क्या है, और भी अच्छे से रिवीजन होगा। नंबर 2, जो आंसर आप नहीं लगा पाए हैं उसको आप अच्छे से दोबारा फिर से रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक और बार रिवीजन हो जाएगा, कि जो छूट गया था वो आप फिर से वहीं पे पढ़ लेंगे। तो इस तरह आपका पूरा एक हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बैच किस लिए, पीसीएस के लिए, तो देखो ये सारे एग्जाम के लिए, ये जो जीएस का बैच है हमने बनाया है ताकि सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए जाते हैं, फिर वो वनडे का एग्जाम हो या फिर आप पीसीएस दे रहे हो या एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, तो ये सारे एग्जाम के लिए जिसमें भी आपका जीएस लगता है। क्योंकि जीएस में, हाँ ऐसा जरूरी है कुछ एग्जाम में, हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ एग्जाम्स में इसको हाई लेवल का पूछते हैं, कुछ में लो। तो मैंने आपका जो है मॉडरेट रखा है, मैंने हाई भी जोड़ा है, लो वाल, मतलब कहने का मतलब ये कि एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने सब कुछ आपको कवर करके दिया है। अगर आपको देखो, अब लोग कहेंगे कि बहुत से एग्जाम में तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। देखो वो अच्छी बात है, अगर आपका टाइम बहुत कम बचा है, अगर आपको बहुत कम पढ़ना है, टाइम कम है, तो आप आराम से जो क्लासेस हैं जिसमें आपको हल्का फुल्का पढ़ाया गया है या जो बुक्स हैं आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप ये वीडियोस क्लासेस जरूर देखें। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी लोअर एग्जाम की तैयारी करें तो हो सकता है करके दिन आप अपर एग्जाम की भी तैयारी करें, क्योंकि आपका मन हो सकता है कि अभी आप छोटे लेवल में पढ़ रहे हो लेकिन बाद में बड़े लेवल में पढ़े। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बार में कवर कर लो। और देखो जब ना आप ऊंचा सोचते हो ना तो नीचे का काम अपने आप ही हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे हड़प्पा सभ्यता, अगर हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारा ढांचा अगर आपने पढ़ लिया ना, अब छोटे से छोटा एग्जामिनर भी, छोटे से छोटा एग्जाम भी आपसे कुछ भी पूछेगा ना, अब आपने बड़ा लेवल पढ़ लिया तो छोटा निकाल लोगे। कहने का मतलब ये, अगर आप इतने बड़े बॉक्स के अंदर चले गए हो तो इसके अंदर जो भी सारा सामान है आपने सब देख लिया है, समझ रहे हो। इस बॉक्स के अंदर चले गए, मतलब एक समझ लो कमरा है, इस कमरे के अंदर चले गए, इसमें कितने रूम है ये सब कुछ आपने देख लिया। अब आप इसके बाहर आओगे, अब एग्जामिनर है इस रूम के बारे में आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी आप सब बता सकते हो ना, कि इस रूम में ये रखा हुआ है, इस रूम में ये है, ये वाला रूम किचन है, ये वाला रूम डाइनिंग टेबल, मतलब सब कुछ आप आराम से बता सकते हो।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ इसी रूम में गए हो, इसी रूम के बारे में आपको पता है, और एग्जामिनर भी आपसे इसी रूम के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपके टाइम कम है तो आपको ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप पूरे कमरे को पढ़िए, पूरे कमरे को स्टडी कीजिए। अब बाई चांस मान लीजिए आपने सिर्फ इसी रूम को पढ़ा, लेकिन कभी उसका दिमाग हट गया और उसने दूसरे रूम का पूछ लिया, अब आपको दूसरे रूम का कुछ अता पता नहीं है। या फिर मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपको लगा कि मुझे इसमें नहीं, अब मुझे थोड़ा और अच्छे से लेवल की अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, अब आप फिर से पढ़ने जा रहे हो, अब आप दूसरे कमरे को पढ़ रहे हो, फिर आप तीसरे कमरे को पढ़ रहे हो, चौथे कमरे को पढ़ रहे हो, पांचवें। इससे अच्छा ये एक ही बार में पूरा ही घर पढ़ डालो। समझ रहे हैं आप? अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कमरे पढ़ने से अच्छा है, मतलब अलग अलग टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि कंप्लीट एक बार में पढ़ लो, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो उसमें क्या होगा, अगर एग्जामिनर आपसे सिर्फ इसी कमरे का पूछना चाहता था, लेकिन बाई चांस गलती से उसने किसी और कमरे के भी एक दो क्वेश्चन डाल दिए, तो आपको कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो इतिहास जैसा सब्जेक्ट, भूगोल और भी सारे जो जीएस के सब्जेक्ट है ना, बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइप के सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ जानकारी बढ़ेगी। और देखो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें कुछ एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि जानकारी को बढ़ाने के लिए भी पढ़ना है। जब हमारे पास जानकारी होगी तब जाकर हम कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये तो आप सब जानती हैं। इतिहास पढ़ के क्या होगा, हम अपना ही तो समाज पढ़ रहे हैं, अपने समाज की पुरानी बातों को देख रहे हैं, बस वो एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया। बाकी देखा जाए जो हमारे आमने सामने हो रहा है सभी वही तो है। ज्योग्राफी पढ़ने, ज्योग्राफी में पहाड़ क्या होता है, मैदान क्या होता है, हमने हमेशा से देखा है, मैदानों को देखा है, पहाड़ को देखा है, पर्वतों को देखा है, पेड़ों को देखा है, इंसानों को देखा है, लेकिन आज तक इनकी भूमिका नहीं समझ पाए, इनके पीछे का रीजन नहीं समझ पाए, आखिर पत्ते क्यों झड़ते हैं ये नहीं समझ पाए, किस टाइम पर फूल आता है ये नहीं समझ पाए। तो क्या फायदा, हम बस अपने आसपास की चीजें ही तो पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, देखो अगर बाई चांस आपने ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, भूकंप, अब आपको कभी भी क्या कंफ्यूजन होगा कि भूकंप क्यों आता है, आप समझ गए कि प्लेटों के टकराने से आता है, बाकी किसी ने कुछ भी कह दिया। वो जैसे पहले कहानियां बनती थी ना कि कोई जानवर की वजह से होती है, मतलब कुछ भी एनीथिंग, तो आप उस पर आप भरोसा कम करेंगे, आपकी तार्किक विश्लेषण की शक्ति बढ़ेगी, आप तर्क करेंगे। आपके घर वाले कहेंगे नहीं ये तो इस वजह से होता है, तो आप कहेंगे नहीं इसके पीछे ये रीजन है, आप मेन मुद्दा लाएंगे। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के पीछे का अब आपको रीजन अच्छे से पता है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अब उसके पीछे कितनी भी थ्योरीज लगा दी जाए, अब वो तो अब आप समझ गए, तो वो सब गलत साबित हो जाएगी। अब आपको पता है कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, तो आप अब अपने आसपास का ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बस मेरा बस यही कहने का मतलब है, अगर आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी करें ना, उसे सिर्फ रट्टाफिकेशन की तरह या पढ़ना है करके नहीं, बस ये सोचिए कि मैं अपने आसपास के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं अपने बारे में पढ़ रहा हूँ। जब आप साइंस पढ़ते हैं अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं, जब शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे शरीर के कौन से अंग के लिए कौन सी चीज जरूरी है, तब जाकर आप अपनी बॉडी को फिट भी रख पाते हैं। ठीक है, तो बस मैं इतना समझाना चाहती हूँ, कुछ भी पढ़े आप थोड़ा लॉजिकली पढ़े, अपने माइंड को खोल कर पढ़े। ओके, तो अगर आपको क्लासेस पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।